वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है मैं तुम्हारे साथ साय की तरह रहूंगा और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई। उसी तरह फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। एक्चुअली अलग नहीं, कुछ अजीब है, इसीलिए ये मूवी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। स्टोरी ये है, सिंपल से बताता हूँ। ये एक बंदे को आईने में इसकी फेस दिखने के बजाय किसी दूसरे की फेस नजर आने लगती है। सो हाउ इज दिस पॉसिबल, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूर। और हाँ, इस मूवी में आप लॉजिक बिल्कुल भी मत ढूंढिए, इट्स जस्ट ए फैंटेसी इमेजिनरी मूवी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 2035 हैदराबाद, जहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होलोग्राम की मदद से अपने पोते से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं इस डॉक्टर से बात करने के लिए। और ये स्टूडेंट्स इस डॉक्टर की लाइफ का बहुत ही अजीब केस के बारे में पूछने लगते हैं, जो अभी तक साइंस हिस्ट्री में इसका जवाब नहीं मिला। यह डॉक्टर कहने लगता है कि हमारी दुनिया ही एक मिराकिल से भरी पड़ी है। मेरे लिए ये केस भी एक मिराकिल से कम नहीं। कुछ सवाल अभी भी साइंस के परे है। ऐसा कहते हुए सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है 2013, जहाँ पर एक लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ किसी स्लम एरिया में आकर छोटे बच्चों को स्कूल्स बैग्स बांटती रहती है। हीरोइन और हीरो का नाम मैं बाद में बताऊंगा। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है और ये लड़की उस बच्ची से बात करने के बाद इस लड़की को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये बच्ची स्कूल नहीं जाती, घरों में काम करने के लिए जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी हीरोइन इस छोटी बच्ची को बैग देती है। जब ये बच्ची वो बैग लेकर अपने घर जा रही होती है, तभी वहाँ पर इस बच्ची का बाप आता है। इस बच्ची को डांट के उस बच्ची के हाथ से बैग छीन के साइड में फेंक देता है और वो हमारी हीरोइन के पास आकर 2-4 छापड़ लगाने लगता है और कहने लगता है, तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, हमारे मोहल्ले में आकर हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो। ऐसा कहते हुए वो गुंडा उन चारों लोगों को वहीं पर बिठा देता है एज ए पनिशमेंट के तौर पर। तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। हमारे हीरो की और इस मोहल्ले के गुंडों के बीच फाइट होने लगती है। खैर, फाइट होने के बाद में हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों शादीशुदा है। रिसेंटली इन दोनों की मैरिज हुई है। सीन फिर से 2 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है। अचानक से 2 लोग हीरोइन को किडनैप करके उसे स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली आज हीरोइन का बर्थडे है और हमारे हीरो हीरोइन के लिए सरप्राइज पार्टी रही है। जब ये दोनों उस रिसोर्ट से वापस अपने घर आ रहे होते हैं, कार में ही ये दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। लेकिन बीच में किसी जगह पर एक्सीडेंट हो चुका होता है और ये एक बंदे के कहने पर ये लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। जब ये दोनों उस रास्ते से जा रहे होते हैं, मौका देकर फिर से चुम्मा चाटी करने लगते हैं। तभी इनकी कार के सामने एक और कार आ जाती है और इस कार से बचने के लिए हीरो एक बुलडोजर को ठोक देता है। उस एक्सीडेंट की वजह से ये दोनों तो सही सलामत होते हैं, जस्ट हल्की सी चोट लगती है, लेकिन कार का सत्यानाश हो जाता है। खैर, अब मैं इन दोनों के नाम बताता हूँ। बंदे का नाम होता है ऋषि और बंदी का नाम होता है दिया। ऋषि अपना फोन लेकर अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि के फोन में कुछ अजीब की फ्रीक्वेंसी आती है, वो बात नहीं कर पाता। वहीं पर दूरी पर ये दोनों एक छोटे से घर को देखते हैं, उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो घर लॉक में रहता है। और बाद में इन दोनों की ये बात पता चलती है कि वो एक्चुअली एक शमशान घाट है, वहाँ पर एक डेड बॉडी जल रही होती है। ये देखकर दिया घबराने लगती है और ऋषि से कहने लगती है, ऋषि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। खैर, किसी भी तरह करके ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। और जब दिया स्नान कर रही होती है तो हम ये देख पाते हैं कि शीशे में कुछ और चेहरा होता है और रियल में कुछ और चेहरा होता है। इस तरफ ऋषि भी मेकअप करने के लिए जब शीशे के सामने जाता है तो ऋषि को भी इसका चेहरा दिखने के बजाय किसी और का चेहरा नजर आने लगता है। ये देखकर बेचारी ऋषि की भी फटने लगती है और फिर से यही बात कंफर्म करने के लिए ऋषि धीरे धीरे अपना चेहरा शीशे में देखता है तो सेम चेहरे अलग अलग होते हैं। जब दिया फ्रेश होके बाहर आती है तो ऋषि घबराया हुआ रहता है, लेकिन ऋषि दिया को अपनी वो बात नहीं बताता। उसके बाद हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि जब दिया फ्रेश होने के लिए बेडरूम में जाती है तो शायद दिया को भी उसका अलग चेहरा नजर आया होगा, जिसकी वजह से दिया घबरा रही होती है। लेकिन दिया भी अपनी बात ऋषि को नहीं बताती, वो चुप रह जाती है। उसके बाद ये दोनों कैजुअली डिनर वगैरह करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बात अभी भी नहीं बताते। डिनर खत्म होने के बाद ऋषि साइड में जाकर अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर देखता है तो सच में वहाँ पर भी इसकी फेस अलग होती है। ये देखकर ऋषि को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद ऋषि अपने फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करता है, यही बात पूछने के लिए कि व्हाट्सएप डीपी में किसका चेहरा है। लेकिन उसके फोन में कुछ अजीब की फ्रीक्वेंसी आती है, जिसकी वजह से ऋषि अपने फोन को लाउड स्पीकर पर रखकर अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इस तरफ दिया भी अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन करके अपनी फोटो देखती है तो सच में दिया की फोटो भी अलग होती है और यही बात कंफर्म करने के लिए दिया सेल्फी लेती है तो इसमें भी इसका चेहरा अलग होता है। उसके बाद जब ये दोनों बेडरूम में आते हैं तो दिया हिम्मत करके ऋषि को अपनी बात बताती है
दिया शीशे के सामने जाकर खड़ी होती है और उस वक्त ऋषि को भी उस शीशे में दिया का चेहरा ना नजर आते हुए किसी और का चेहरा नजर आने लगता है। तो ऋषि भी दिया को अपना चेहरा दिखाता है और सेम दिया भी ऋषि का चेहरा देखने के बजाय किसी और का चेहरा देखने लगती है। ये देखकर बेचारी दिया बहुत घबरा जाती है। उसके बाद ये दोनों डिसाइड होते हैं कि ये दोनों इस बात को किसी से भी शेयर नहीं करेंगे जब तक ये खुद ना पता करे कि इनके साथ क्या हो रहा है। उसी दिन रात जब ऋषि सुसु करने के लिए बाथरूम में जाता है तो इसके सामने दिया सस्ता वाला कॉस्ट्यूम पहन के आती है और दिया चीखते हुए चिल्लाते हुए बेचारे ऋषि को मारने पीटने लगती है, पानी में डुबाती है, पता नहीं क्या क्या कांड करती है। लेकिन बाद में पता चलता है वो एक्चुअली दिया का एक नाइटमेयर था। सुबह होने के बाद ऋषि ये डिसाइड होता है कि ऋषि एक हिप्नोटिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा और दिया चर्च के फादर के पास जाकर इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करे। तभी वहाँ पर इस घर की सर्वेंट आती है और अपना डाउट कंफर्म करने के लिए ऋषि उस सर्वेंट से कहने लगता है कि वो ऋषि के फोटो को साफ करे। तो वो काम वाली बाई बिना हिचकिचाए उस फोटो को क्लीन करती है। ये देखकर इन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। मतलब इन दोनों का चेहरा बाहर की दुनिया को कुछ और नजर आता है और शीशे में कुछ और नजर आता है। उसके बाद ऋषि एक फालतू हिप्नोटिस्ट डॉक्टर के पास जाता है जो खुद ऋषि के चेहरे को शीशे में देखकर घबराने लगता है। इस तरफ दिया चर्च में आती है, फादर को एक मिरर मंगवाने के लिए कहती है और अपना चेहरा उस फादर को दिखाती है और उससे पूछने लगती है, फादर क्या मेरे बॉडी के अंदर किसी और की आत्मा है? तो वो फादर बाइबल के हिसाब से दिया को बताने लगता है कि बाइबल में एक वर्ड का जिक्र है, होली स्पिरिट, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मरने के बाद उसकी आत्मा इसी दुनिया में रहेगी। जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा ऊपर चली जाती है। अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से उस आत्मा को हेल या हेवन में दाखिल किया जाता है। लेकिन हमारी दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब इंसिडेंट पेश आते हैं जो हमारे इंसान के दिमाग से परे है। ऐसा कहते हुए वो फादर का चर्च का फादर दिया को ग्रीस का एक इंसिडेंट सुनाने लगता है। आज से 400 साल पहले ग्रीस के बगल के एक गांव में एक बच्चे को शीशे में एक बूढ़ा आदमी नजर आता था। यह देखकर वो गांव वाले बहुत डर गए और उस बच्चे को मार दिया। तुम्हारा इंसिडेंट भी कुछ इस तरह का है, फिक्र मत करो, ऊपर वाले की कृपा से तुम ठीक हो जाओगी। उसके बाद जब दिया घर आती है तो वहाँ पर ऋषि की माँ आई हुई रहती है और इसी बातों ही बातों में ऋषि की माँ दिया के फेस को मिरर में देख लेती है। ऋषि की माँ घबराते हुए उसकी फोटो क्लिक करती है। इस तरफ ऋषि उस एक्सीडेंट स्पॉट जाता है जिस दिन यहाँ पर इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और वही दूर पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है और ऋषि इस बूढ़ी औरत से पूछने लगता है, क्या कल यहाँ पर किसी लड़का लड़की की लाश आई थी? वो बूढ़ी औरत ऋषि को बताने लगती है, अब तक पुलिस आकर यही सवाल मुझसे पूछने लगी और मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन ले गई। कल सिर्फ 2 लोगों की लाश आई थी और वो भी बूढ़ा बूढ़ी की। अब हमें तंग मत करो, जाओ तुम यहाँ से। इस तरफ ऋषि की माँ दिया की और एक और लड़की की फोटो लेकर उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास आती है। ऋषि की माँ की ये बात सुनकर इस डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं। आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और वो डॉक्टर दिया को हॉस्पिटल लाने के लिए कहता है। तभी उसी वक्त ऋषि की माँ ऋषि को फोन करके दिया के बारे में बताने लगती है कि मैंने शीशे में किसी और लड़की का चेहरा देखा। यह सुनने के बाद ऋषि अपनी माँ को अपना इंसिडेंट बताने लगता है। ये सिर्फ दिया के साथ ही नहीं माँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये सुनकर ऋषि की माँ और वो डॉक्टर झटका खाते हैं। खैर उसके बाद वो डॉक्टर दिया को बॉडी का फुल स्कैन करने लगता है, लेकिन ऋषि और दिया की बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। यह देखने के बाद वो डॉक्टर इन दोनों को बताने लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर कुछ मेडिकल तब्दीली आई है, भूत वगैरह की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। और इसी बातों ही बातों में ऋषि उस डॉक्टर को अपने आवाज के बारे में बताने लगता है कि जब कभी भी ऋषि फोन में बात करता है या तो फिर ऋषि अपने कान बंद करता है तो इसको कुछ अजीब की आवाजें सुनाई देने लगती है। वो डॉक्टर कहने लगता है, इट्स नॉट ए बिग डील, वो एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। खैर इसके बाद वो डॉक्टर ऋषि को शीशे के सामने लाता है, ऋषि को ये समझाने के लिए कि ये सारा सब कुछ ऋषि का वहम है। लेकिन जब वो डॉक्टर ऋषि का चेहरा आईने में देखता है, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। आईने में किसी और का चेहरा और रियल में किसी और का चेहरा। खैर उसके बाद वो डॉक्टर एसीपी को बुलाता है और उस पुलिस वाले को भी ऋषि का चेहरा आईने में दिखाता है। ये देखकर बेचारे उस एसीपी की निकल जाती है और वो डॉक्टर उस पुलिस वाले को बताता है कि शीशे में जो बंदा दिख रहा है वो कौन है, इसके बारे में पता करना होगा। और हाँ, ये कोई भूत वगैरह नहीं है। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर एक ईवीपी मशीन को बाहर रखता है और एक्चुअली ये ईवीपी मशीन नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट करती है। वो डॉक्टर ऋषि की बातों को उस मशीन में रिकॉर्ड करने लगता है, ये पता करने के लिए कि एक्चुअली आत्मा है या नहीं। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद वो डॉक्टर इस मशीन को प्ले करने लगता है, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि अगर भूत होता तभी इस मशीन में रिकॉर्ड होता, वरना नहीं। उसके बाद वो डॉक्टर ऋषि को वहाँ से भेज देता है।
ऋषि जाने के बाद वो पुलिस वाला इस डॉक्टर को बताने लगता है, अरे डॉक्टर साहब, कुछ सेकंड के लिए मैं ये मान बैठा कि ऋषि के बॉडी में किसी की आत्मा है। थैंक गॉड, ये सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहने लगता है, क्या एसीपी साहब आप भी? शीशे में किसी और का चेहरा नजर आ रहा है, वो भूत नहीं तो और क्या है? ऋषि को दिलासा दिलाने के लिए ही मैंने ऐसा कहा कि ऋषि को मेडिकल प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये ईवीपी मशीन डम्मी है, असली मशीन तो मेरे पास है। और जब वो डॉक्टर उस मशीन को प्ले करने लगता है तो सच में उस मशीन में कुछ और आवाजें रिकॉर्ड हो चुकी होती है, ना ही कि ऋषि की आवाज। खैर ऋषि को चैन नहीं आता कि एक्चुअली इसके साथ क्या हो रहा है। वो फिर से उस डॉक्टर के पास जाकर अपने बारे में पूछने लगता है तो वो डॉक्टर ऋषि को सच बताने लगता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर एक भूत है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुमको मेडिकल प्रॉब्लम बताया। दूसरे दिन वो एसीपी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर उस डॉक्टर के पास आता है और वहाँ पर ऑलरेडी ऋषि और दिया होते हैं। वो पुलिस वाला डॉक्टर को बताने लगता है कि 4 दिन पहले किसी जगह पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में एक कपल की मौत हो गई। मरने वालों के नाम है अर्जुन और माधवी। ऐसा कहते हुए वो पुलिस वाला ऋषि को एक न्यूज़पेपर देता है जहाँ पर इन दोनों की खुद की फोटो छपी होती है, मतलब ऋषि और दिया की। ये देखकर ऋषि के होश उड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे करते हुए जब आईने के सामने आता है तब जाके ऋषि को ये बात पता चलती है कि मरने वाला अर्जुन था और अर्जुन की आत्मा ऋषि के बॉडी में समा गई और इसी तरह माधवी की आत्मा भी दिया के बॉडी में। इसीलिए इन दोनों को अपना चेहरा दिखने के बजाय ऋषि और दिया का चेहरा नजर आता है। मतलब अर्जुन और माधवी जिसकी जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी इनकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों को अपनी जिंदगी क्यों याद नहीं? ये लोग ऋषि और दिया की बॉडी में कैसे समाये? इन लोगों की जिंदगी कैसे जी रहे हैं? उसके बाद अर्जुन बाथरूम के मिरर में जाकर ऋषि से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर ऋषि अर्जुन को ये बताने लगता है कि कुछ दिनों से इसे ऐसा एहसास हो रहा है कि इसकी बॉडी इसके कंट्रोल में नहीं है। ये मिरर में किसी और का चेहरा देख रहा है। उसके बाद अर्जुन ऋषि को उस दिन के बारे में पूछने लगता है। ऋषि और दिया ये दोनों किसी जगह से अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये दोनों एक कार एक्सीडेंट को देखते हैं। जब ऋषि उस कार के पास जाता है तो उस कार में कोई भी नहीं होते और जब ऋषि पुलिस को फोन करने लगता है तो इसके कान में कुछ अजीब की फ्रीक्वेंसी आने लगती है। वो कॉल नहीं कर पाता, लेकिन उस वक्त अर्जुन ये समझ रहा था कि ये सब अर्जुन के साथ हो रहा है और इसी तरह अर्जुन को भी बस यही तक याद है, खुद अर्जुन के बारे में इसको नहीं पता। तो यही बात पूछने के लिए अर्जुन उस डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी के बारे में क्यों याद नहीं। वो डॉक्टर अर्जुन को बताने लगता है, अर्जुन तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौत नहीं हुई है, तुम अभी भी इस दुनिया में हो, मतलब तुम्हारी आत्मा भूल चुकी है कि उसका शरीर नहीं है। और उसी वक्त वहाँ पर ऋषि और दिया आए और तुम दोनों की आत्मा उन दोनों में समा गई। अब तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुमको इसलिए याद नहीं कि बॉडी ऋषि की है और मेमोरी भी ऋषि की है, इसलिए तुम ऋषि की जिंदगी जी रहे हो। अगर तुम अपने बारे में कुछ बातें याद कर सकते हो सकता है तुम्हारी मेमोरी वापस आ सकती है। उसके बाद अर्जुन उस पुलिस वाले को फोन करके अर्जुन के बारे में पता करने के लिए कहता है, मतलब उसका घर कहाँ है, उसके माँ बाप कौन है। दूसरे दिन अर्जुन और माधवी ये दोनों अपने घर जाते हैं, जहाँ पर अर्जुन के माँ बाप बहुत घुट घुट के रो रहे होते हैं। ये देखकर अर्जुन की आंखों में भी पानी आने लगता है, लेकिन इसके पास हिम्मत नहीं होती कि वो अपने माँ बाप का सामना करे, क्योंकि अर्जुन को इसके खुद के बारे में याद नहीं। खैर उसी दिन अर्जुन और माधवी को अपना फ्लैशबैक याद आता है और ये दोनों ऋषि और दिया को अपने लाइफ के बारे में सुनाने लगते हैं। अर्जुन और माधवी की मुलाकात MBA की कॉलेज में हुई। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन इन दोनों के बारे में माधवी के फादर को पता चल जाती है, जिसकी वजह से माधवी के फादर इन दोनों के रिश्ते को मना कर देता है। लेकिन अर्जुन की फैमिली को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। माधवी का फादर मना करने की वजह से अर्जुन के माँ बाप भी अर्जुन को मना कर देते हैं। तो अपने बड़ों की बात ना मानते हुए अर्जुन और माधवी रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों की फैमिली उन दोनों को अपने घर आने नहीं देती, जिसकी वजह से ये दोनों अपने फैमिली से दूर किसी जगह पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी दरमियान में माधवी का बर्थडे आता है। अर्जुन माधवी को उसका बर्थडे सरप्राइज देता है और जब ये दोनों वहाँ से लौट के आ रहे थे इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। खैर उसके बाद अर्जुन उस बच्चे के बारे में स्टोरी पढ़ने लगता है जो कई साल पहले ग्रीस में हुई थी। ग्रीस के बगल में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक जादूगर रहता था और वो जादूगर शैतान की शक्ति हासिल करने के लिए गांव वालों को बलि दिया करता था। वो गांव वाले इस जादूगर के बारे में जानकर उस जादूगर को मार दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जादूगर उस बच्चे की बॉडी में आ गया और शीशे में वो जादूगर नजर आ रहा था। तो उन गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया, वो लोग उस बच्चे को मार देते हैं। खैर उसके बाद अर्जुन और ऋषि ये दोनों कई तरह से ट्राई करने लगते हैं
कि ऋषि की बॉडी में से अर्जुन निकल जाए, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं होता। एक दिन अर्जुन को अचानक से उस दिन का इंसिडेंट याद आता है जब अर्जुन और माधवी का एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त माधवी की मौत हो गई, लेकिन अर्जुन जिंदा था। और तभी अर्जुन ये देखता है कि कुछ लोग आकर अर्जुन पर हमला करने लगे। अर्जुन की कार का शीशा तोड़कर इसे मार दिया और अर्जुन यही बात माधवी को बताने लगता है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमको मारा गया है, हमारा मर्डर हुआ है। ऐसा कहते हुए जब अर्जुन गुस्सा होने लगता है तो उसके नाक में से खून निकलने लगता है। दूसरे दिन अर्जुन यही बात उस डॉक्टर को जाके बताने लगता है। वो डॉक्टर अर्जुन से कहने लगता है, इट्स नॉट ए बिग डील, नाक में से खून निकलना ये कैजुअल बात है। उसके बाद वो डॉक्टर ऋषि की माँ को हॉस्पिटल बुलाता है और ऋषि की माँ को बताने लगता है कि ऋषि का ब्रेन कोलैप्स हो चुका है। अगर ऋषि के साथ 2-3 बार ऐसा हुआ तो ऋषि की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि दिमाग एक है, मेमोरीज 2 है और ऋषि का दिमाग ये झेल नहीं पा रहा, कभी इधर कभी उधर कंफ्यूज हो रहा है। उसके बाद वो एसीपी अर्जुन के केस के बारे में फुल इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जब अर्जुन किसी जगह पर होता है तो अर्जुन को एक बंदा नजर आता है और ये सोचने लगता है कि इसका चेहरा इसने कहीं पर देखा है। तब जाके अर्जुन को ये बात पता चलती है कि ये बंदा तो वही है जिस दिन अर्जुन और माधवी को साइड रोड पे जाने के लिए कहा। और तभी अर्जुन उस बंदे के साथ एक और बंदे को देखता है और ये बंदा और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में अर्जुन और कुछ बंदों के बीच हाथापाई हुई थी ना, उनमें से एक बंदा होता है ये। अर्जुन सोचने लगता है शायद इन्होंने ही हमें मारा होगा। उसके बाद वो डॉक्टर अर्जुन को बुला के बताने लगता है कि ऋषि को एक ब्रेन सर्जरी करनी होगी। उसके बाद तुम्हारी यादें ऋषि के दिमाग से चली जाएंगी और तुम भी इस दुनिया से चले जाओगे। तो अर्जुन भी इस बात के लिए मान जाता है। दूसरे दिन वो एसीपी अर्जुन को पुलिस स्टेशन बुलाता है उस दिन क्या हुआ वो बताने के लिए। तो ये पुलिस वाला पहले एक बंदे को बुलाता है और ये बंदा कहने लगता है कि उस दिन ये बंदा अपने कार में उस रास्ते से कहीं पर जा रहा था। अर्जुन और माधवी की कार ही रॉन्ग रूट में आने लगी। उसके बाद इन दोनों को क्या हुआ इसे पता नहीं। उसके बाद वो पुलिस वाला उन गुंडों को बुलाता है और इनका कहना यह था कि अर्जुन ने इनके मोहल्ले में आकर इनके भाई को मारा और ये लोग डिसाइड हो गए कि ये लोग अर्जुन को मार देंगे। और ये लोग प्लान बनाकर अर्जुन और माधवी का रास्ता डाइवर्जन कर दिया। अर्जुन की कार को फॉलो करने लगे, सही मौके का इंतजार करते रहे, लेकिन इसी दरमियान में अर्जुन के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब ये लोग अपनी कार से उतरकर अर्जुन के कार के पास जाने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उस कार का शीशा तोड़कर उन दोनों डेड बॉडीज को बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये एसीपी उन लोगों को बुलाता है जिन्होंने अर्जुन और माधवी की लाश को बाहर निकाला। उस दिन ये लोग उसी शमशान घाट में दारू वगैरह पी रहे थे और तभी ये लोग कार एक्सीडेंट की आवाज सुनी और ये लोग ये देखते हैं कि अर्जुन अभी भी जिंदा है। तो डोर ओपन ना होने की वजह से ये लोग उस कार का दरवाजा तोड़ देते हैं। उसके बाद ये लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस इन दोनों की लाश को ले जाती है। उसके बाद अर्जुन ये सारी कहानी माधवी को आगे बताने लगता है कि इन दोनों की चुम्मा चाटी की वजह से ही इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद ऋषि नहीं अर्जुन, खैर जो भी हो, अर्जुन के माँ बाप के पास आता है और ऋषि इन दोनों को शीशे में अर्जुन का चेहरा दिखाता है, अर्जुन और माधवी के बारे में बताने लगता है। उसके बाद अर्जुन अपने माँ बाप के साथ बैठकर कुछ टाइम स्पेंड करने लगता है और दूसरी तरफ माधवी भी अपने घर जाती है, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करती है। और फाइनली अर्जुन जाते जाते अपने माँ बाप से ये कहने लगता है कि आज के बाद से आप लोग मत रोइए, मैं जहाँ पर भी हूँ खुश हूँ, किसी न किसी शक्ल में इस दुनिया में जरूर रहूँगा, आपको देखता रहूँगा, बस आप लोग खुश रहिए। खैर उसी दिन रात अर्जुन और माधवी ये दोनों फिर से चुम्मा चाटी करने लगते हैं क्योंकि दूसरे दिन इन दोनों का ब्रेन सर्जरी होता है। दूसरे दिन डॉक्टर ऋषि के पास आता है उसकी सर्जरी करने के लिए। तो ऋषि के बॉडी में अर्जुन नहीं होता और उसी तरह ऋषि को अर्जुन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मतलब ऋषि को एहसास ही नहीं है कि अर्जुन इसके बॉडी में था। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो स्टूडेंट्स उस डॉक्टर से पूछने लगते हैं ऐसे कैसे अर्जुन की आत्मा वहाँ से चली गई। डॉक्टर उन स्टूडेंट्स को बताने लगता है जब अर्जुन और माधवी उनके घर गए वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि अब इनकी लाइफ कंप्लीट है, मतलब इन दोनों को एक सेटिस्फैक्शन मिला होगा। खैर उसके बाद एक स्टूडेंट उस डॉक्टर से पूछने लगता है डॉक्टर क्या अर्जुन दोबारा आने के चांसेस है। डॉक्टर कहने लगता है अगर वो दोबारा आएगा तो अच्छा होगा क्योंकि मैंने उसे लास्ट गुड बाय नहीं बोला, मैं उसे गले लगा के सेंड ऑफ देना चाहता था। यह सुनने के बाद वो लड़का फौरन उस डॉक्टर के गले लग जाता है। जब वो डॉक्टर इस लड़के का नाम पूछने लगता है तब जाके डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि इन दोनों का नाम भी अर्जुन और माधवी है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि अर्जुन और माधवी की आत्मा अभी भी इस दुनिया में है लेकिन डिफरेंट शक्ल में। और फाइनली हीरो भाई साहब हमको एक छोटा सा मैसेज देते हैं कि ड्राइव करते वक्त चुम्मा चाटी मत करो, मतलब पता नहीं इंडिया में ही कितने सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं और उन एक्सीडेंट में कितने सारे लोगों की जान जाती है
और पता नहीं उन लोगों की लाइफ कैसे होगी। मतलब इन द फ्यूचर वो लोग क्या अचीव करना चाहते थे, लेकिन बीच रास्ते में ही इनकी जिंदगी का सफर कट हो जाता है बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग। अपने लिए तो नहीं सही, जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं उनके लिए तो सेफ ड्राइविंग कीजिए। अगर हर एक बंदा ऐसा सोच के ड्राइव करने लगेगा तो काफी सारे रोड एक्सीडेंट ना होते। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।